Hello friends, today we will discuss accounting standard 10 in this video which is about property plant and equipment। इसका मीनिंग क्या होगा सबसे पहले ये देखते हैं। जो डेफिनेशन होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीई, इसकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है। सबसे पहले वो होना चाहिए एक टेंजिबल एसेट। सबसे पहले होना चाहिए वो टेंजिबल एसेट, टेंजिबल आइटम होना चाहिए जिसकी दो कंडीशन होती है। कंडीशन 1 होती है हेल्ड फॉर, किसके लिए हेल्ड होना चाहिए? यूज ऑफ प्रोडक्शन के लिए, फॉर रेंटल टू अदर्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। और कंडीशन 2 जो बोली गई है, इसकी कंडीशन 2 में बोला गया है एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। यानी कि दो कंडीशन बोली गई है। सबसे पहले तो वो टेंजिबल आइटम होना चाहिए। टेंजिबल आइटम होना चाहिए तो पहली कंडीशन है कि वो हेल्ड फॉर, किसके लिए होना चाहिए? या तो फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर रेंटल टू अदर्स होना चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए होना चाहिए। और सेकंड जो बोला गया है वो बोला गया है एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, तो वो हमारा पीपीई कहलाएगा। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स आर कवर्ड अंडर AS 26, जो हम आने वाले टाइम में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें जो हमारा इसमें बोला गया था हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस, द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस हैव बीन यूज्ड इन वाइडर सेंस। बहुत ही गहरी बात में बोला गया है इंक्लूड ऑल बिजनेस पर्पसेस। यानी कि बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस किसके लिए यूज में आता है? जितने भी हमारे बिजनेस में एसेट यूज होते हैं उसके लिए। दस पीपीई वुड बी इंक्लूड एसेट यूज फॉर। यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है इंक्लूड करता है कौन सी एसेट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए, और पर्सोनल एंड अदर फंक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस के लिए। Then items of PPE may also be acquired for safety और environmental reasons। यानी कि जो PPE है वो एक्वायर होता है सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन के लिए। The acquisition of such PPE, although not directly increasing the future economic benefit of particular existing item of PPE, may be necessary for an enterprise to obtain the future economic benefit of other asset। यानी कि जो एक्विजिशन ऑफ पीपीई होता है, कुछ पीपीई ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक को, इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है केमिकल मैन्युफैक्चर। See it. A chemical manufacturer may install a new chemical handling process to comply with any environmental requirement for the production and स्टोरेज ऑफ डेंजरस केमिकल। यानी कि केमिकल मैन्युफैक्चरर है, उसने एक न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस लगवाया है, इंस्टॉल किया है। क्यों? जिससे वो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट को कि प्रोडक्शन के लिए स्टोरेज और मतलब वो डेंजर ना हो पाए केमिकल। रिलेट प्लांट एनहेंस द रिकॉग्नाइजेशन एज द एसेट बिकॉज विदाउट दैम द एंटरप्राइज इज अनेबल टू मैन्युफैक्चर एंड सेल। अगर वो कोई केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस नहीं लगाएगा एनवायरनमेंट के लिए, तो वो मैन्युफैक्चर एनेबल रहेगा क्या? किसके लिए? केमिकल बनाने के लिए और उसको बेचने के लिए। द रिजल्टिंग कैरी अमाउंट ऑफ सच एसेट आर रिलेटेबल एसेट इज रिव्यू फॉर इम्पेयरमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। ठीक है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस और बताई गई हैं। वो क्या बताई हैं कि एक हमारी होती है बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है? नॉर्मली बायोलॉजिकल एसेट जो होता है वो आता है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर कैसे? एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एग्रीकल्चर इज अंडर फॉर्मुलेशन विच विल इंटर आलिया
कवर अकाउंटिंग टू लिव स्टॉक। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग एसेट, लिविंग एसेट। ठीक है, अब वो कैसे होती है, लेट वी डिस्कस। बायोलॉजिकल एसेट होती है लिविंग एनिमल्स होता है या फिर प्लांट्स होता है। लिविंग एनिमल्स मतलब जब हम किसी प्लांट में या प्रॉपर्टी पे काम करते हैं तो उसके लिए हमें लगता है नॉर्मल माने किसान है कोई, लाइक एग्जांपल लेते हैं, एक किसान है जो हल चलाता है खेत में, उसका खेत है ये खेत है उसका। ठीक है, अब उसको खेती करने के लिए क्या करना होगा, इसमें हल चलाना होगा। तो जब वो हल चलाएगा तो उसको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये है बैल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बैल की जरूरत पड़ेगी तो ये भी तो इसकी एसेट होगी ना खेती करने के लिए, दिस इज अ एसेट। बट ये कौन सी एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है, अब यही बोला है बायोलॉजिकल एसेट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो हो लिविंग एनिमल के लिए, लिविंग एनिमल, या हो प्लांट। लिविंग एनिमल जो है AS 10 में रिवाइज किया गया, डज नॉट अप्लाई इफ डेफिनेशन ऑफ PPE नॉट मीट, यानी कि ये अप्लाई होगा ही नहीं जब तक डेफिनेशन में PPE से नहीं मिलेगा। और प्लांट का क्या बोला है, प्लांट का बोला है बैरियर प्लांट्स, अप्लाई टू बैरियर प्लांट्स। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि बैरियर प्लांट्स क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं बैरियर प्लांट्स क्या होता है। बैरियर प्लांट्स होता है, बैरियर प्लांट्स को तीन कंडीशन बताई गई है, बैरियर प्लांट्स की तीन कंडीशन बताई गई है। इज अ प्लांट दैट सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशन, कोई ऐसा प्लांट होगा जिसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कैसे कैसे होगी, अब ये देखते हैं। सबसे पहले इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई, यानी कि ऐसा प्लांट जो प्रोडक्शन में और उसकी सप्लाई में यूज होता है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि वो जो है उसमें क्षमता हो कि वो 12 महीने से ज़्यादा के लिए प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, और तीसरा बोला इसने हैज़ टू रिमोट लाइवलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। इसने बोला है कि वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेडी हो, ऐसा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए, वो हमारे होते हैं बियरर प्लांट्स। अब नॉर्मली बियरर प्लांट्स क्या है, व्हेन बियरर प्लांट्स आर नो लॉन्गर used to bear produce, they might be cut down and sold as scrap, यानी कि जो बियरर प्लांट्स है वो ज़्यादा लंबे समय तक प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको काट के बेचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ फायरवुड, बेचने के लिए लकड़ियाँ। सच इंसिडेंटल स्क्रैप सेल वुड नॉट प्रिवेंट द प्लांट फॉर सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ द बियर प्लांट्स, यानी कि लकड़ियाँ जो कुछ टाइम बाद काट के जलाने के लिए बेच दी जाए वो बियर प्लांट्स में नहीं होता। बियर प्लांट्स एक ऐसा होता है जो 12 से ज़्यादा महीने मतलब 12 मंथ से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, वॉट इज नॉट अ बियरर प्लांट, बियरर प्लांट्स क्या नहीं है, अब ये भी देखो बियरर प्लांट्स नहीं है। सबसे पहले बोला है प्लांट्स कल्टीवेटेड टू हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बियरर प्लांट्स क्या नहीं है जो हार्वेस्ट के लिए कल्टीवेटेड की जाए। फिर बोला है प्लांट्स कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस व्हेन देयर इज मोर देन अ रिमोट लाइवलीहुड that our entity will be also harvest and sell plant agriculture plant other than the incidental crop, यानी कि incidental crop नहीं होनी चाहिए, स्क्रैप सेल्स नहीं होना चाहिए यार, यानी कि ये बोला ना फायरवुड जलाने के लिए जो लकड़ियाँ होती है वो, और कोई सालाना खेती नहीं होनी चाहिए जैसे मेज वीट, उसको हम बियर प्लांट नहीं बोलते। अब जो प्लांट कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्राई, इसमें बोला है नॉर्मली ट्रीज ग्रोन फॉर द यूज ऑफ लंबर। लंबर का मतलब क्या होता है मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, एनुअल क्रॉप क्या होता है, एनुअल क्रॉप में आता है मेज व्हीट राइस, ये सब हमारा क्या किसमें आता है, एनुअल क्रॉप्स में आता है, ये हमारे बियरर प्लांट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें आगे बोला है कि ऐसी कोई खेती जो इंसिडेंटल स्क्रैप सेल बाद में
ना हो। ट्रीज वेयर कल्टिवेटेड बोथ देन फ्रूट्स एंड देयर नंबर, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह जिन्हें बोलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है हार्वेस्टेड प्रोडक्ट जो बायोलॉजिकल एसेट के थ्रू बनता है। ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैनेजमेंट होता है एंटरप्राइज का, जो या तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है और हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट से होता है। लाइक सेल, हार्वेस्ट कैसे करते हैं? बेचने के लिए करते हैं। कन्वर्जन करते हैं किसका? कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। अब हम नॉर्मली इन्होंने चार्ट फॉर्मेट में बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक मैनेजमेंट होता है किस चीज़ का? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। किस लिए होता है? या तो बेचने के लिए होता है, या कन्वर्ट करने के लिए होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या फिर एडिशन करने के लिए होता है बायोलॉजिकल एसेट के लिए। ठीक है। फिर आता है रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फॉर पीपीई। रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फॉर पीपीई यानी कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। अब देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ। हम कॉस्ट ऑफ आइटम यानी कि पीपीई की आइटम की कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ कैसे? इट इज प्रोबेबली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम फ्लो इन द, या तो वो फिर ये पॉसिबल है कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक के लिए कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है एंटरप्राइज को, या फिर उसकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर रिलायबली, यानी कि जो उसकी आइटम की कॉस्ट है वो रिलायबल कर रही है, मतलब मेजर रिलायबली कर रही है। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें नोट्स में क्या दिया हुआ है। नोट्स में दिया, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट इंडिविजुअली insignificant items such as molds, tools and dies, and to apply the criteria to be aggregate value. An enterprise may decide the expenses an item which could otherwise have been included as PPE because the amount of expenditure is not material. Illustration 1 में दिया हुआ है क्या? कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग ए सुपरमार्केट। एंटिटी है एक ए, a supermarket chain is renovating one of the major stores. The store will have more available space for a store promotion outlets after the renovation and will include a restaurant. Management is preparing the budget for a year after the store reopens, which include the cost of remodeling and expectations of a 15% increase in sale resulting from the store renovation, which will attract new customers. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. इसका मतलब ये है कि एंटिटी है ए जो एक सुपरमार्केट में चैन बना रही, रिनोवेशन ऑफ इट्स मेजर स्टोर, यानी कि अपने बहुत सारे स्टोर्स बनाने के लिए वो एक सुपरमार्केट चैन बना रही है। ठीक है। जो स्टोर है उसके लिए बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है प्रमोशन मतलब आउटलेट्स बनाने के लिए, और रिनोवेशन के बाद वो उसमें रेस्टोरेंट भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट ने एक बजट प्रिपेयर किया है एक साल के लिए कि जब हमारा स्टोर रीओपन होगा तो उसकी जो रीमॉडलिंग है एक्सपेक्टेशंस है 15% इंक्रीज हो रही है सेल में। ठीक है। अब जो है इसका रिजल्ट ये है कि स्टोर के रिनोवेशन के कारण क्या नए कस्टमर इसमें अट्रैक्ट होंगे। अब ये बताइए कि रीमॉडलिंग कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज्ड है या नहीं है। ठीक है। तो द एक्सपेंडिचर इन रीमॉडलिंग द स्टोर विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जो एक्सपेंडिचर है ना कि हम स्टोर को दोबारा रिमॉडलिंग करेंगे, वो हमारे लिए एक तरीके से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ 15% ऑफ इंक्रीज इन सेल, जिससे हमारी 15% सेल इंक्रीज होगी। एंड द कॉस्ट ऑफ रिमॉडलिंग कैन मेजर रिलायबली, और जो हमारी कॉस्ट है रिमॉडलिंग की वो मेजर कर रही है क्या कि ये सच में हो सकता है, तो हमारी ये कैपिटलाइज
होगी। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेबल इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसेबल इक्विपमेंट। केस 1 में हमारा क्या बोला गया है? If they meet the definition of PPE as per AS 10 revised, recognition as PPE as per AS revised 10। और केस 2 क्या होगा? या तो वो ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं या तो ये रिवाइज्ड AS 10 में मीट कर रहे हैं या AS 10 में मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है हमें पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा AS 10 के एज पर AS 10 PPE रिकॉग्नाइज करता है या नहीं, और अगर करता है तो हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा इन्वेंट्री के बेसिस पे, AS 2 के बेसिस पे। व्हेन डू वी अप्लाई द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजेशन? ठीक है, हमें अब इसके लिए एक क्राइटेरिया अप्लाई करना होगा रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको। वो कैसे होगा? एन एंटरप्राइज इवैल्यूएट्स अंडर द रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल ऑल इट कॉस्ट इन PPE एट द टाइम दे इनकर्ड। हमें सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जो इसकी कॉस्ट है वो PPE पे आती है उस टाइम पर या नहीं आती। तो वो किस तरीके का? कॉस्ट इनकर्ड दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इनिशियली या सब्सिक्वेंटली, या तो पूरी की पूरी उस पर फॉल कर रही है या थोड़ी बहुत कर रही है। वो कैसे? टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट एन आइटम ऑफ PPE। ठीक है, या टू ऐड टू रिप्लेस ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स सर्विसेज। दो तरीके से कर सकती है। मेजरमेंट ऑफ PPE, हम मेजरमेंट कैसे करेंगे PPE का? दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉग्नाइजेशन के बाद। और रिकॉग्नाइजेशन में करेंगे तो कॉस्ट मॉडल चेक करेंगे, और रिकॉग्नाइजेशन के बाद करेंगे कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों चेक करने पड़ेंगे। इनिशियली रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? इनिशियली रिकॉग्नाइजेशन का क्या मतलब होता है? एन आइटम ऑफ PPE दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज एन एसेट शुड बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। जो आइटम है PPE का वो क्वालिफाई करता है क्या? रिकॉग्नाइजेशन एंड एज एन एसेट वो मेजर करता है कॉस्ट को। ठीक है, कि जो आइटम है वो PPE से क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कि एलिमेंट की कॉस्ट क्या होगी, और एलिमेंट जो है मतलब कॉस्ट ऑफ एन आइटम और PPE कंप्राइज वो कैसे करेगा। या तो आइटम में इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, और डिकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। और एक्सक्लूड क्या क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटीज, या फिर कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्शन और सर्विस, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में समझते हैं कि परचेज प्राइस कैसे होगा। अभी हमने ऊपर देखा ना कि इंक्लूड में हमें परचेज होना चाहिए, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट होनी चाहिए, या डिकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज होनी चाहिए। वो क्या चीज़ है? हम सबसे पहले देखेंगे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस में हमारा दो तरीके से आएगा, या तो उसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। दो रिफंडेबल परचेज टैक्सेस होने चाहिए, नॉन, ठीक है, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज। और रिक्वायर्स होना चाहिए डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। ये हमारे परचेज प्राइस के अंडर आएगा। और डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट क्या होगी? एनी कॉस्ट डायरेक्टली attributable to bringing the asset at the location and the condition is necessary for the, यानी कि जो कॉस्ट डायरेक्ट उस सामान को लोकेशन पे या उसकी कंडीशन के थ्रू पहुंचाने की बात हुई है वो कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रीड आउट कर लीजिएगा इनको। ये सब रीड आउट का पॉइंट है। अब देखिए इलस्ट्रेशन 2 में बोला गया है कि हमारी एक एंटिटी ए है जो एग्जिस्ट करती है फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी को। ठीक है, विच इज इंस्टेंट टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप।
यानी कि वो उसको नॉक डाउन एंड रीडेवलप करना चाहती है। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्पररी साइट। यानी कि रीडेवलपमेंट के पीरियड में जो कंपनी है उसने अपना प्रोडक्शन मूव कर दिया किसी दूसरे टेम्पररी साइट के लिए पर्पस से। द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। तो कुछ कॉस्ट है ऐसी जो इनमें आई है। सेटअप कॉस्ट आई है 5 लाख रुपए टू इंस्टॉल मशीनरी इन द न्यू लोकेशन। यानी कि न्यू मशीनरी इंस्टॉल करने की 5 लाख कॉस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट दिया इन्होंने 15 लाख, ठीक है। फिर रिमूवल कॉस्ट दिए इन्होंने 3 लाख। द मशीनरी इन द ओल्ड लोकेशन टू द टेम्पररी लोकेशन। अभी हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी किसकी? एक बात की थी परचेज प्राइस की और दूसरी बात किसकी थी? डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट की। डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट की बात की थी। तो अब हमें नॉर्मली देखना है कि इसमें हमारे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन और एक्वायरिंग a new asset may be result in an incremental cost that would be the avoid the asset has not been constructed or acquired. These costs are not be included in the cost of asset and they are not directly attributable. Bring out the asset to the location and condition is necessary. The capable of the operating in the manner of intent management. The cost will incurred in the company. The nature of cost relocating or reorganization operation of the company do not meet require AS10 or this cannot capitalization। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है सब। क्वेश्चन में बोला तो गया था कि ये टेम्परेरी पर्पस की वजह से अभी क्या जो कंपनी है वो रीडेवलप हो रही है, तो ये टेम्परेरी कॉस्ट है सब, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा कैपिटलाइज्ड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेज अ मशीनरी विच इज इंस्टॉल्ड इन इट्स वन डिपार्टमेंट इन 3 months टाइम। ओमेगा लिमिटेड है, उनने कॉन्ट्रैक्ट किया एक सप्लायर से। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो एक मशीन परचेज करेगा विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन अ वन डिपार्टमेंट, जो एक डिपार्टमेंट में 3 month के अंदर अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। जो स्पेशल फाउंडेशन जो भी रिक्वायर्ड होंगे मशीनरी के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगी विद इन द सप्लाई टाइम लीड, यानी कि टाइम के अंदर अंदर। द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लाइंग फाउंडेशन वर 1,40,000, ठीक है। यानी कि जो कॉस्ट आ रही है फाउंडेशन बनाने की वो आ रही है 1,40,000। These activities were supervised by a technician during the period who is employed for the purpose of 45,000 per month। जिसको बनाने के लिए एक टेक्नीशियन को रहना पड़ेगा जिसकी एम्प्लॉयड पर्पस होगी 45,000 रुपये प्रति महीना। द मशीन वॉज परचेज, जो मशीन खरीदी गई है वो खरीदी गई है 1,58,00,000 की, 1,58,00,000 की एंड 50,000 उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगी, ठीक है। आर्किटेक्ट अपॉइंट किया गया है तो उसकी फी होगी 30,000 रुपये मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए। तो अब इसमें क्या बोला गया? यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट एट विच मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब हमें एक ऐसी अमाउंट सर्टेन करनी है इसमें कि हमारी जो मशीनरी है वो कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी परचेज प्राइस क्या है। परचेज प्राइस गिवन है 1,58,00,000। फिर हमने साइट प्रिपरेशन कॉस्ट लगाई जो गिवन है हमारी 1,40,000। टेक्नीशियन सैलरी दी गई है 3 महीने के लिए 1,35,000 जो गिवन है हमें, ठीक है। इनिशियली डिलीवरी चार्जेस दिए गए हैं 50,000। टेक्नीशियन की फीस दी गई है 30,000। तो टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी आई? 1,61,55,000। 1,61,55,000
ये हमारी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट रहेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, ये रहेगा आपका होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको देखना नहीं है, ये आपको होमवर्क में करनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ओनली एंड इसका आंसर कमेंट में बताइएगा सभी। वी विल होल्ड इट। ओके, आ जाते हैं नीचे। डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? इनिशियल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट एंड विच लोकेटेड। यानी कि इसका सिंपल मतलब होता है कोई मशीनरी हमने साइट पर लगाई है, उसका काम खत्म हो गया है, तो हमें उसको डीकमीशनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमें उसको इंस्टॉल के बाद क्या डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी। हमें इंस्टॉल करना होता है लगाना और डिसमेंटल करना होता है हटाना। ठीक है, सिंपल है कि इसका जो है सिमिलर लाइबिलिटीज होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, रीड आउट कर लीजिएगा इसको। कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। Cost of self-constructed asset is determining using the same principle of an acquiring asset। अब इसमें सिंपल मैंने कि क्या मतलब होता है इसका, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट क्या होती है? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट का मतलब होता है अगर कोई एंटरप्राइजेस सिमिलर असेट को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बनाती है तो क्या होता है। ठीक है, इसको रीड आउट कीजिएगा, यहाँ पे बताते हैं। समरी देखो क्या होता है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड क्या होता है, यानी कि परचेज करेंगे तो क्या होगा, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या होता है, परचेज सेल्फ कंस्ट्रक्ट। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, परचेज में नॉन इंक्रेडिबल टैक्सेस माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, जो डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस लगाए, जो इनिशियली रिस्टोरेशन लगी है वो कॉस्ट ऑफ असेट निकल के आ जाएगी। और सेल्फ में मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल जो भी बोरोइंग कॉस्ट हुई वो कॉस्ट ऑफ निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब पीपीई एक्वायर इन एक्सचेंज फॉर अ नॉन मॉनेटरी असेट और असेट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी असेट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। लाइक ये एक किसान है, ये एक फार्मर है, ठीक है, ये है ट्रैक्टर, ये है ट्रैक्टर। किसान को ये ट्रैक्टर परचेज करना है जो मान के चलो 3 लाख का है। ठीक है, अब किसान जो ये मालिक है इस ट्रैक्टर का, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर है, तो इसने इसको 1 लाख का गेहूं दे दिया, वीट दे दिया, और 2 लाख कैश दे दिए। 2 लाख कैश और 1 लाख का गेहूं दे दिया। तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट, कि किसान ने ट्रैक्टर के बदले गेहूं भी दिया और पैसा भी दिया। ठीक है, अब बोलता है कि नॉन मॉनेटरी एसेट। अब सेम यही किसान है, इसने ट्रैक्टर खरीदा, सॉरी घर खरीदा, घर खरीदा, इसके पास एक जमीन का टुकड़ा था, इसने घर खरीदा, वेट 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 वेट,
ये किसान है, ये एक घर है, इसको एक घर चाहिए था इस आदमी से, तो इस आदमी ने इसको घर दिया, इसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था, इसने ये ज़मीन इसको दे दी बराबर कीमत की। तो ये होता है नॉन मॉनेटरी एसेट, कि ज़मीन के बदले ज़मीन दे दी। ठीक है, एसेट। तो अब इसमें सिंपल क्या बोला गया है, इसमें बोला है कॉस्ट ऑफ सच एसेट, cost of such item PPE measure the fair value unlessly. Exchange transaction lack of commercial substance. Fair value of neither asset received nor the asset given up the reliable measurement. यानी कि रिलायबल मेजरमेंट होना चाहिए कि मैंने तुम्हें 25 गज जमीन दिया तो मुझे तुम 25 गज का अगर 20 गज का मकान दे रहे हो तो वो उतनी ही वैल्यू का आएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। दिस एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विद द बुक वैल्यू 10 लाख। एक एंटिटी है ए जिसने एक लैंड को एक्सचेंज किया 10 लाख का विद द कैश ऑफ 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 25 लाख। उसने जो है जमीन दी किसके बदले, 20 लाख तो दिया उसने कैश, और 25 लाख की दी उसने प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 25 लाख। तो व्हाट विल बी मेजर्ड कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड। अब हमें कंसीडर करना है क्या कॉस्ट रहेगी इसकी ट्रांजेक्शन। इन द गिवन केस प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड 25 लाख। जो केस दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी बताई गई है इसमें कितने की है, 25 लाख की, विच इज एज्यूम टू द फेयर वैल्यू इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से इसकी फेयर वैल्यू ये एज्यूम की गई है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एसेट गिवन अप इज नॉट गिवन, जो फेयर वैल्यू वो दी नहीं हुई है। ठीक है, द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द असेट एक्वायर 45 लाख। जो असेट एक्वायर करता है वो कितने का करता है, 45 लाख का। ठीक है, अब इसमें कैश 20 लाख का दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दी गई है 25 लाख, ये कितना हुआ 45 लाख। ये सिर्फ एक अजम्पशन दिया है कि बुक वैल्यू कितनी है 10 लाख है, जिसके बदले उन्होंने कैश ही और ये दे दिया 45 लाख है। सिंस लैंड ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख इज ट्रांसफर्ड एक्सचेंज एसेट वर्थ 45 लाख का गेन ऑफ 5 लाख विल बी, यानी कि इसने सिंपल बोला है कि 10 लाख की बुक वैल्यू पे हमें 20 लाख का तो कैश मिला और 25 लाख की मशीनरी मिली, तो सीधा सीधा इस पे 35 लाख का प्रॉफिट है, गेन है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला आप करेंगे होमवर्क में क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन होगा होमवर्क में, इसका भी आंसर मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 करके आप मेरे को आंसर बताएंगे, देन वी विल शो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये वाली है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन 17, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इसको सॉल्व कीजिएगा।
ओके, चलिए दोबारा शुरू करते हैं। हाँ जी, आ जाइए वापस। तो हम आएंगे अब इसमें, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कॉस्ट इन स्पेशल केसेस। हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कॉस्ट को स्पेशल केसेस में? इफ पेमेंट इज डेफर्ड। हाँ जी, तो डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट इन स्पेशल केसेस वो कैसे होगा? कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई इन केस ऑफ कैश प्राइस इक्विवेलेंट एंड एट द रिकॉग्नाइजेशन डेट। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कॉस्ट है ना आइटम की, उसका कैश प्राइस क्या होगा, मतलब पीपीई की कैश प्राइस इक्विवेलेंट क्या रहेगा उस स्पेसिफिक डेट पर। इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, या तो एक केस ये हो सकता है कि जो पेमेंट है वो नॉर्मल क्रेडिट टर्म से ज़्यादा है, या ये रहे कंसोलिडेटेड प्राइस है। वो कैसे? टोटल पेमेंट माइनस करेंगे कैश प्राइस इक्विवेलेंट से। इससे क्या होगा? या तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इंटरेस्ट कितना था, ठीक है, और दूसरा ये पता चल जाएगा कि AS 16 के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट था वो कैपिटलाइज कर देंगे उसको, ठीक है। और सेकंड है पीपीई परचेज फॉर कंसोलिडेटेड प्राइस। जो हमने प्लांट प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट को परचेज किया वो कंसोलिडेटेड प्राइस पे किया, ठीक है। पीपीई हेल्ड बाय अ लेसी अंडर अ फाइनेंस लीज, यानी कि हमने जो है लीज पे खरीदा, कोई हेल्ड जो है लीज पे ली, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स पे से रिलेट करता है पीपीई। ये सब नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा सब्सिक्वेंट कॉस्ट का? कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग आर प्राइमली द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कंज्यूमेबल, यानी कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग क्या होता है कि हमारा लेबर पे या डे टू डे कंज्यूमेबल कितना कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। एंड मे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्मॉल पार्ट्स, और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या जा रहा है, जैसे हमारा रिपेयर मेंटेनेंस में क्या हो रहा है, या मशीन में कुछ दिक्कत आ गई उसका ऑयलिंग में क्या आ रहा है। तो नॉर्मल ये कि रिपेयर मेंटेनेंस में कितना पैसा जा रहा है वो होता है कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका डे टू डे का, ठीक है। एन एंटरप्राइज डज नॉट रिकॉग्नाइज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई द कॉस्ट ऑफ द डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द आइटम, रेदर दीज कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड। यानी कि ये रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह की जो डे टू डे कॉस्ट होती है ना, वो नॉर्मल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकर्ड होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ पीपीई, रिप्लेसमेंट क्या होगा पीपीई का? पार्ट्स ऑफ सम आइटम्स ऑफ पीपीई में रिक्वायर रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर एक टाइम बेस पे रिप्लेस करने पड़ते हैं ही पड़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या रहेगा। इफ फर्नेस में रिक्वायर रिलाइनिंग आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ फोर्सेज ऑफ यूज, यानी कि जो फर्नेस है ना वो हमें रिलाइंग मतलब चेंज करना ही पड़ेगा कुछ आवर्स के यूज में। एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स होते हैं सच एज सीट्स गैलरीज में रिक्वायर रिप्लेसमेंट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एयरफ्रेम, यानी कि एयरक्राफ्ट की जो इंटीरियर्स होती है वो कुछ टाइम के बाद हमें चेंज करना ही पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना ही पड़ता है उनका, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो होता है ना, इसको देखते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो 3 टाइप से इन्होंने बोला हुआ है। या तो है डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जिसे बोलता है रेगुलर, एक होता है एक्सपेंस विच इंक्रीज लाइफ और एफिशिएंट, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक टाइम के साथ हमें चेंज करना पड़ता है, ये रहा मेजर रिप्लेसमेंट और मेजर इंस्पेक्शन, ठीक है। ये चार्ट हो गया। देन आता है इलस्ट्रेशन,
इलस्ट्रेशन में नॉर्मल बोले गए व्हाट हैपन्स इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट और इंस्पेक्शन was not identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. This recognition of the carrying amount occurs regardless of whether the cost of the previous part inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. मेजरमेंट क्या रहेगा रिकॉग्नाइजेशन के बाद? अगर कॉस्ट मॉडल है तो इसका क्या करेंगे, जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगा ना, उसको एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस को माइनस कर देंगे। ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, जो हमारी फेयर वैल्यू रहेगी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन से, उससे माइनस कर देंगे क्या, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और लॉस को, फिर उसे कैरिंग वैल्यू आ जाएगी उसकी। और तब आपके लिए रीड ऑन का है, सॉल्व का है, एंड यू विल टेक योर CMA मटेरियल एंड सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द AS10। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं उनको आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट में आंसर बताइएगा। देन वी विल डिस्कस आफ्टर AS चैप्टर ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। थैंक यू।